हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपके इस कैरियर एकेडमी कुंडा पे डिजिटल बोर्ड आ गया है और वो बकायदा फिट भी हो गया है। बट सर, अगर डिजिटल बोर्ड आ गया तो अभी तो आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो रीजन ये है कि उस पर बहुत सारी चीजें सीखने को हैं, तो अभी मुझे उसमें कुछ भी नहीं आता, आप ये मान सकते हो। तो इसलिए अभी हम लोग उसको सीख रहे हैं। तो अब सीखते सीखते जब थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ पढ़ाने के लिए हो गया है, पढ़ा सकते हो उस पर, तो पढ़ा लेंगे। अभी क्या होता है, अभी थोड़ा सा चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय देना पड़ जाता है वहां पे, तो इसलिए अभी हम लोग उसे लर्निंग फेज में रखे हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? सब लोग बढ़िया हैं, मस्त है एकदम। अगर आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और मस्त है, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लाइव चैट पे फटाक से कमेंट कर सकते हैं, यस सर आई एम बेस्ट, आई एम बढ़िया, आई एम फाइन, और एकदम आप थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें लगता है शादी आज ये मेरी चौथे दिन बाद क्लास हो रही है। रीजन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई बोर्ड का सेटअप चल रहा था, स्टूडियो बन रहा था, दूसरा बन रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लग गया है ना। तो इसलिए 2-3 वीडियो आपको नहीं मिल पाई हैं, जिसकी वजह से हम माफी चाहते हैं आपसे। बट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उसी सीरीज में, उसी एनर्जी के साथ में, बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? न्यूटन के गति विषयक नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम। क्या बोलते हैं? एनएलएम। एन का मतलब न्यूटन, एल का मतलब लॉज, और एम का मतलब मोशन, तो इसको बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन कौन थे? सबको पता है, न्यूटन एक वैज्ञानिक है, न्यूटन एक भौतिक के वैज्ञानिक है, भौतिक साइंटिस्ट है। तो इन्होंने बल के बारे में बताया था। अब डराया तो हमको अरस्तु ने था, बताया तो हमको गैलीलियो ने भी था। तो सर इन्हीं का नाम क्यों आ रहा है न्यूटन गति के नियम? क्योंकि बल से संबंधित सबसे स्पष्ट, सबसे साफ सुथरी जानकारी हमें किसने दिया था? न्यूटन सर ने दिया था। इसलिए जो गति के नियम है वो किसके बेस के लिए आते हैं? न्यूटन के बेस पर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमको 3 नियम पढ़ना है, और उन 3 नियमों के बीच में 2 छोटे छोटे टॉपिक, संवेग हो गया, आवेग हो गया, इनको भी पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है भैया। चलो, तो हमारे पास आता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन ने क्या बताया, जरा इसको समझते हैं हम लोग। तो न्यूटन ने हमें बताया कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह सदैव गतिमान अवस्था में ही रहेगी। हाँ, यदि वह गतिमान अवस्था में है तो सदैव गतिमान अवस्था में रहेगी, और यदि वह विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। सुनना ध्यान से यहाँ पे, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल का मतलब यहाँ पे जितना भी बल होगा वो बाहरी रूप से होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स नहीं होगा। सपोज दैट यहाँ पे ये बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं? बल। तो ये मैंने कैसा बल लगाया? बाह्य बल लगाया, ठीक है। या किसी भी, जैसे मार्कर को मैं से दबा रहा हूं, तो ये कौन सा बल है? बाह्य बल है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? बाह्य बल कार्य करता है। जरा सुनना ध्यान से मेरी बातों को आप लोग। क्या बताया न्यूटन ने? कि यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो सदैव गति रहेगा, सदैव क्या करेगा? गति करेगा। और यदि वो रुका हुआ है तो सदैव रुका रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। सपोज दैट ये मेरे पास मार्कर है, इस हाथ में ये मार्कर कैसा? रुका हुआ है। कैसा है? रुका हुआ है। अब मैंने क्या किया? अपने इस हाथ के द्वारा इसके ऊपर क्या लगाया? बाह्य बल। क्या लगाया? बाह्य बल। तो देखो ये यहां से यहां पे हो गया, और क्या हो? गतिमान हो गया। क्या हो गया? गतिमान हो गया। अच्छा, यहां पे ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और उसको मैंने ले जाकर ऐसे रख दिया, तो अब ये क्या होगा? विरामावस्था में हो गया। यह सबसे प्यारा सा एग्जांपल, जब हम लोग धरती पर किसी बॉल को लुढ़का दें, किसी वॉलीबॉल फुटबॉल को ऐसे लुढ़का देते हैं, तो चलते चलते रुक जाता है। या किसी भी चीज को आप लुढ़काएंगे, चलते चलते रुक जाएगा। सवाल आता है क्यों? तो सवाल, अच्छा ये बताओ, अगर वो गतिमान था, सदैव गतिमान होना चाहिए। अगर रुक गया तो इसका मतलब कोई ना कोई बल कार्य किया। क्यों? क्योंकि हमको इन्होंने बता रखा है भैया, हमारे सर जी ने बताया है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो सदैव गतिमान होगा, विराम में सदैव विराम में होगा। तो वो बोतल, वो क्या नाम से, वॉलीबॉल फुटबॉल गेंद क्यों रुक गई? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है और जो बॉल है, अगर मैंने बॉल माना, तो उन दोनों के बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा था। क्या कार्य करता? घर्षण बल कार्य कर रहा था, इसलिए वो रुक गई। और यही कौन बताया हमको? न्यूटन ने बताया। लेकिन एक सेकेंड, ये वाली जो बात है, ऐसा लग रहा है कि इसको हम लोगों ने पहली बार तो पढ़ा नहीं है। इसको तभी कुछ दिन पहले हम लोग सुन के आए थे, सर लास्ट लेक्चर में आपने सुना होगा। तो जी बिल्कुल, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था गैलीलियो का नियम,
किसका नियम? गैलीलियो का नियम। वही हमारे पास होता है न्यूटन का प्रथम नियम। या जी बिल्कुल, जो न्यूटन सर थे उन्होंने गैलीलियो सर के नियम को कॉपी पेस्ट कर दिया, बताया कि जो गैलीलियो सर ने बताया, जो गैलीलियो भाई साहब ने बताया वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे पास पहला इसमें नोट आएगा कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है, सारे नियम नहीं याद रखिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किसका नियम होता है? गैलीलियो का नियम होता है। किसका नियम होता है? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। अच्छा, अब समझ में आ गया होगा आपको, गैलीलियो में तो इसी स्टेटमेंट को बोला था। अच्छा एक सेकेंड, ये हमारे पास हो गया नोट नंबर 1 और अब आ रहा है हमारे पास नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में जब आप बताइए जड़त्व के बारे में, तो जड़त्व क्या होता है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध। जड़त्व का मतलब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध। कोई चीज गतिमान है तो सदैव गतिमान रहना चाहती है, कोई विराम में तो सदैव विराम में रहना चाहती है। बात तो ही लिखी गई है, थोड़ा सा शब्दों का फेर बदल है। तो इसका मतलब कि ये जो नियम है, ये न्यूटन का प्रथम नियम, वो गैलीलियो के नियम के साथ साथ में और किसका नियम है यही बता देता हूं बराबर करके, ठीक है? गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, और साथ ही साथ में ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है ये जड़त्व का भी नियम है। किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि ये जड़त्व का भी नियम है, तो यहां पे आप लिखेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार टीचर्स स्कूल में या आपके कोचिंग में या आपसे कोई भी मिलेगा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इन सब के बारे में जानता होगा, तो जरूर पूछेगा, ये नहीं बोलेगा न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, वो बोलेगा बस जरा बताओ गैलीलियो का नियम क्या होता है, जरा बताओ जड़त्व का नियम क्या होता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और न्यूटन सर का नियम, तीनों नियम एक ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो ये हमारे पास आ जाता है ऐसी चीजें। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे हालांकि भी तो ये चीज आगे पढ़ने वाले हैं, बट उसको हमने यहाँ पे यूज कर ली, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था। क्या? बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर एम ए। बल का सूत्र क्या है? F बराबर एम ए है। सुनना ध्यान से, बल का सूत्र क्या है? F बराबर एम ए है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, क्या देखो? एक चीज देखो, क्या? सुना ध्यान से, अगर हमारे पास देखो m तो नहीं बदलने वाला एक वस्तु के लिए, अगर हमारे पास एक ही वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कैसे बदल जाएगा? वो तो नियत होगा। मान लो 5 किलोग्राम की अगर कोई वस्तु है तो वो 5 ही किलोग्राम की तो होगी, चाहे वो गति करे, चाहे वो रुके, चाहे उसको लुढ़काओ पड़काओ कुछ करोगे, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो m का मान क्या है? नियत है। m का मान क्या है? नियत है। अब यहाँ पे जो f है वो क्या हो गया? a से संबंधित हो गया। a से क्या हो गया? संबंधित हो गया। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं तो f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। सुनो ध्यान से, F प्रोपोर्शनल A, F प्रोपोर्शनल A। इसका मतलब कि अगर हमारे पास A का मान 0, A का मान 0, तो वहां पे बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर F का मान 0 तो वहां पे A का मान 0 हम कहलाएंगे। सर जरा बात समझ में नहीं आई, जरा समझाइए इसको। देखो कैसे, मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल देखना, ध्यान देखना भाई, थोड़ा सा घुमा होगा। हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इसको धक्का लगा रहा है। क्या कर रहा है? इसको धक्का लगा रहा है। अब ये धक्का लगाएगा तो ये इस दिशा में क्या होगा? गतिमान हो गया। क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा। अब सुनना, अगर इसका वेग बदल रहा है, इसका वेग बदल रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पे बल का मान बदल रहा होगा, तभी तो वेग बदलेगा। नहीं समझा आप लोगों ने? आप खुद सोचो ना यार, अगर कोई साइकिल, कोई डिब्बा ऐसे रखा हो और हम उसको धक्का लगाएं, देखो जब धक्का लगाना हो, जब रखा होगा तो ताकत जब लगानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही गतिमान हो जाता है फिर ताकत कम लगानी पड़ती है। और अगर जितना बल मैंने लगाया है उतना ही बल मैं लगा के रखूं तो धीरे धीरे रुकने लगता है, धीरे धीरे रुकने लगता है, या एक समय बाद रुक ही जाएगा वो। तो अगर मैं a का मान 0 हो जाएगा तो f का मान भी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, a का मान 0 कब होता है? a का मान 0 तब होता है जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करे। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करे, मेरा मतलब कि उसका जो वेग है वो बदले ही ना, उसका वेग बदले ही ना। अगर वो 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड से जाना चाहिए, 10 से 11 ना हो और 10 से 9 भी ना हो। यही तो होता है त्वरण। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, चेंज इन मतलब वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि वेग के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो ये चीज होती है। ठीक है, तो इतना बढ़िया तरीके से मैंने अपना पूरा 100% देकर के एनर्जी के साथ में आपको चीजों को समझाया है व्यवस्थित तरीके से। तो आप सभी लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसे राइट डाउन करें और फिर हम इसको इरेज करके मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है भैया? हाँ जी बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा न्यूटन के प्रथम नियम को। अब मैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, उसी से बिल्कुल रिलेटेड टाइप का ऐसा कुछ
लेके आया हूं जिसका नाम क्या है, संवेग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। यस, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संवेग क्या होता है, संवेग की डायमेंशन क्या होती है, संवेग की यूनिट क्या होती है, संवेग की डायरेक्शन क्या होती है, इससे रिलेटेड इसका ग्राफ कैसे बनता है, पी एम वी के बीच में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत आराम से, बहुत स्पष्ट तरीके से आज मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, और बहुत ही ज्यादा यह टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज को मैं यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनना, इसके लिए पहले मैं बनाऊंगा डायग्राम, और उस डायग्राम सारी चीजें अभी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो डायग्राम हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंने माना यहाँ पे एक सतह है, तो मैंने क्या मान लिया, सतह मान लिया, और इस सतह के ऊपर यहां पे एक क्या रखी है, वस्तु। क्या रखी है, वस्तु, और इस वस्तु का मान कितना है, m है। इस वस्तु का मान कितना है, m है। वस्तु का मान मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, है ना। तो ये हो गया। अब यहां पे एक कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। वस्तु क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। जब ये व्यक्ति वस्तु को धक्का लगाया, तो ये वस्तु इस दिशा में v वेग से गतिमान हो गई, v वेग से गतिमान हो गई। सुना ध्यान से, हमारे पास कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर कोई व्यक्ति धक्का लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो जब बल लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसी में हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। तो सुनना, संवेग को हम लिखते हैं P से, संवेग किस लिखते हैं, P से। और संवेग क्या होता है, सुनो, संवेग क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, किसी वस्तु का द्रव्यमान m, तो मैंने लिख दिया m, और किसी वस्तु और उस वस्तु का वेग v। अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिमान है, द्रव्यमान m है और v वेग से गतिमान है, तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, P बराबर mv, P बराबर mv। अब अगर आपसे कोई बोलेगा संवेग क्या होता है, तो आप फटाक से बता देना, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग के v के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात। भाई परिभाषा अपना लिखना, परिभाषा में बोल रहा हूं, वही है क्या, किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। अब सुनिए आगे, आगे हमारे पास क्या आने वाला, कुछ नोट पॉइंट आने वाले हैं, तो इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। नोट में क्या आने वाला हमारे पास, कि जो हमारा संवेग होता है P, जो हमारा संवेग होता है P, वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी भैया जी, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी, QUANTITY। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोले तो सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये हमारे पास एक सदिश राशि है। अच्छा भैया जी, अब ये बताओ यार, अगर ये एक प्रकार की सदिश राशि है, तो इसका मतलब दो चीजें चाहिए हमको। एक तो चाहिए हमको परिमाण, और एक क्या चाहिए, दिशा। एक चाहिए परिमाण और एक क्या चाहिए, दिशा। तो परिमाण तो हमको सूत्र दे देगा, परिमाण कौन दे देगा, सूत्र दे देगा। क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज वेक्टर होगा, कोई चीज वेक्टर होगा, तो आप सबको पता है वेक्टर होने के लिए कितनी चीजें हो सकता, मुख्य रूप से दो, मुख्य रूप से दो। एक क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और एक हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन। क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो अब देखो, अब यहां पे जो मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो परिमाण तुमको सूत्र दे देगा। कैसे, मान लो 5 इसका मान है, 2 इसका मान, तो 5 दूनी 10, वो आ गया 10। लेकिन दिशा क्या होगी, तो दिशा का बड़ा झोल है, तो जबकि बहुत आसान है। तो दिशा, सुना ध्यान से, अब सुना ध्यान से, तो क्या निकालना, डायरेक्शन। क्या निकालना, डायरेक्शन। सुनो, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान में देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, v। क्या लिखा है, v, और v का मतलब वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी। और जो मेरी वेलोसिटी होती है, वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस दिशा में वेग होगा, जिस दिशा में वेग होगा, उसी दिशा में संवेग होगा। यस, नोट करिएगा, जिस दिशा में उसका वेग होगा, वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होगी, उसका संवेग होगा, मोमेंटम होगा। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु मान लो पश्चिम की तरफ गतिमान है, कहां गतिमान है, पश्चिम की तरफ गतिमान है, तो उस वस्तु का संवेग भी पश्चिम की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। नहीं आ रहा है, आ जाएगा, इसमें क्या बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है वेग की दिशा में, वेग की दिशा में। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जिधर वेग होगा उधर संवेग होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे जरा यहां बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में।
किसके बारे में? यूनिट के बारे में। यूनिट का मतलब मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? जो सूत्र होता है भाई, उस पे जितने भी मान आए हुए हैं सबका मात्रक रखो, उसका मात्रक प्राप्त हो जाएगा। तो पी का एम का मतलब क्या होता है? किलोग्राम, तो मैंने लिख दिया किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकेंड हो जाएगा। फिर हमको क्या निकालनी? डायमेंशन। क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन बोले तो वीमा। हाँ, कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा मात्रक कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो क्यों ना मैं 20-25 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कोई स्टार्ट कर दूं और एकदम समाप्त कर दूं एकदम अच्छे तरीके से, ताकि 11 और 12 दोनों कवर हो जाए आपका। क्योंकि आप 11 में हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है और 12 में हो तब भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको अगर इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप जरूर अभी कमेंट करिएगा वीडियो के समाप्त होने पर भी कि यस सर, हमें एक वीडियो यूनिट और डायमेंशन के ऊपर लाइए, छोटी सी वीडियो में पूरा कवर रहे। ठीक है, तो जरूर कमेंट करना और मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। और एक होता है यूनिट और एक क्या होता है? डायमेंशन। बाबूजी, डायमेंशन का मतलब पता होगा भैया आपको, क्या होता है? वीमा होती है। क्या होती है? वीमा होती है। अब सुनना, वीमा कैसे निकालते हैं अभी तो मैं बता दे रहा हूं बेसिक। अगर आपको आ जाए ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। सुना, तो किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान की कीमत क्या होती है? एम। क्या होती है? एम। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? इसकी जगह पे एम लिख दिया। सुना ध्यान से, सूत्र सब कर रहा हूं मैं। और यहां पे क्या है? वेग। तो वेग की बीमा क्या होती है? एलटी इनवर्स। क्या होती है? एलटी इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एलटी इनवर्स लिख दिया। और यही हमारे पास क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। आप यहां से बना सकते थे। देखो, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान की कीमत एम, और मीटर मतलब लंबाई, तो उसकी कीमत क्या होती है? एल होती है। और टाइम की कीमत टी बटे में आएगा, ऊपर जाके टी इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एमएलटी इनवर्स हो जाएगा। इतना समझ में आया? अगर आया तो जरूर थंबनेल बनाया करो और लिखा करो यस सर, जो समझ में आ रहा है। देखो भाई, जब आप कमेंट करते हो, पिछली वीडियो में लगभग 100 प्लस कमेंट आए हैं, और जब भी मैं उसको देखता हूं इतना दिल खुश होता है। और आप कितने लंबे लंबे कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं कि क्या बताएं। तो उनसे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो ऐसा मैं पढ़ा रहा हूं, ये बच्चों जैसे हैं, सबको मैं कोलैब कर पा रहा हूं, जोड़ पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। ठीक है, तो आप जो लोग जरूर कमेंट किया करो, लाइव चैट में कमेंट किया करो। फिर उसे अपना जो बाद में जो वीडियो अपलोड हो जाती है, जैसे आपका क्लास खत्म होगी, तो वहां पर भी जाके आप कमेंट किया करो, मेन कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये जो लाइव वाला कमेंट होता है ना, डिलीट हो जाता है क्लास के बाद में, तो वहां पे आप जरूर कमेंट किया करो। ठीक है भैया, चलो, तुम्हारे पास ये हो गया संवेग। अब हम क्या करेंगे? संवेग के बारे में सबसे प्यारी बात सीखेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग राइट डाउन करें, क्योंकि ग्राफ बनने वाला है, तो हम वहां पे उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से लिखो भाई। हाँ जी बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक कंडीशन। किसके लिए? संवेग के लिए। तो बहुत ही आराम से ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल टॉपिक है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है, 3 बार पढ़ना है, 3 तरीके से पढ़ना है इसको, 3 स्थितियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो, सबसे पहले हमारे पास आता है P बराबर mv। P बराबर क्या होता है? mv होता है। ये हमारे पास कोई वस्तु का संवेग होता है। अच्छा, यहां पे हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं? 2 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं हैं। क्या सुनना, वस्तु कितनी है? 2 है। अच्छा, यहां पे वस्तु 2 होने वाली है, और वस्तु का जो द्रव्यमान है, मैंने माना कि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी वस्तु है, उसका भी द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। कितना है? 1 किलोग्राम। बोले तो मैं क्या बता रहा हूं, एम का मान मैंने क्या लिया? नियत लिया है। क्या लिया है? नियत लिया है, कांस्टेंट है हमारे पास एम का मान। ठीक है, अब देखना होता क्या है भाई, ये दिख रहा है कि नहीं साइड में? इधर हाँ दिख रहा है। तो हमको ये देखना है कि इसका होता क्या। सुनना ध्यान से। तो अच्छा, मैंने बोला कि हमारे पास कोई वस्तु है, उसकी 2 स्थितियां हैं। एक बार उसका जो द्रव्यमान m1 था, और एक बार द्रव्यमान m2 है, बट द्रव्यमान दोनों कंडीशन में सेम है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला उसका वेग कितना है? यहाँ पे v1 है, और यहाँ पे उसका वेग कितना है? v2 है। यहाँ पे वेग v1 है और वहां पे वेग कितना है? v2 है। तो मैं ये देखने वाला हूं कि वस्तु का संवेग क्या होगा। वस्तु का संवेग क्या होगा? मेरा मतलब कि अगर हमारे पास एक ही वस्तु है और वो वस्तु अलग अलग वेग से गतिमान है, मान लो एक बार उसका वेग v1 था, एक बार उसका वेग v2 था, या मैं ऐसा बोल दूं एक बार v1 एक बार v2, तो मैंने बोल दिया कि v1 का मान ज्यादा है और v2 का मान कम है। v1 का मान ज्यादा है, v2 का मान कम है। देखो, जिधर मुंह खुला होता है वो ज्यादा होता है, और इधर मुंह बंद होता है वो कम होता है। तो अगर मुंह इधर खुला है तो इसका मतलब इसका मान क्या है? ज्यादा है। क्लियर हुआ? चलो, अब यहां पे जरा आओ, मैंने बोला m1 का मान 1 किलोग्राम, v1 और यहाँ पे m2 का मान 1 किलो, और यहाँ पे v2 का मान अलग अलग है। v1 v2 क्या है? अलग अलग है। और v1 का मान ज्यादा, v2 का मान कम।
अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि जरा हमें ये बताइए संवेग किसका ज्यादा होगा, इन दोनों जगहों में, इन दोनों स्थितियों में संवेग किसका ज्यादा होगा, सुनना ध्यान से। तो हम याद करेंगे फार्मूला को। अब देखो फार्मूले में क्या आता है, P बराबर mv, P बराबर क्या आता है mv। अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे आएगा P1 और यहाँ पे आएगा M1, यहाँ पे आएगा V1 पहली वस्तु के लिए। जब दूसरी वस्तु के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास P2 बराबर क्या है, ये क्या हो जाएगा M2 और ये क्या हो जाएगा V2, क्या हो जाएगा V2। अब देखो जो M1 है और जो M2 है वो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम चाहते हैं इसको कि अगर ये बराबर है तो हमें P और V के बीच में क्या बनता हो, संबंध, क्या बताओ, संबंध बताओ, सुनना ध्यान से। तो अगर मैं इसमें संबंध निकालूंगा तो यहाँ पे जो संबंध हमको मिलेगा वो मिल रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V बोले तो। अब देखो ना भाई, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो वेग है वो P संवेग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है इसका मतलब कि अगर वेग का मान बढ़ाओगे या वेग का मान ज्यादा होगा तो संवेग का मान भी ज्यादा होगा, और यदि वेग का मान कम होगा तो संवेग का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को तो बताया है कि जो P है वो V के समानुपाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक समान बनेगा। एक सेकंड चेक कर लें, दिख रहा है नीचे, ओहो नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, आगे बनाते हैं साइड में। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, एक तरफ मैंने मान लिया P और एक तरफ मैंने क्या मान लिया V, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म ग्राफ। कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा, एक समान ग्राफ बनेगा। देखो ये कैसा ग्राफ है, एक समान ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक समान ग्राफ कब प्राप्त हुआ हमको, जब m क्या था, कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो दोनों स्थितियों के लिए समान है। तो मैं ये देखता हूं कि द्रव्यमान अगर सेम है तो जिस वस्तु का वेग ज्यादा होगा उस वस्तु का संवेग भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, मान लो कोई एक वस्तु है, एक बार वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है तो उसका संवेग जो आएगा मैंने नोट कर लिया, और एक बार वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है तो उसका संवेग मैंने नोट कर लिया। और अगर मुझसे कोई बोले कि जरा बताओ संवेग किसका ज्यादा होगा, तो जिसका वेग ज्यादा होगा मतलब 20 वाली का, ठीक है। चलो तो हमारे पास था सिचुएशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, m को नियत किया था। किसको नियत किया था, m को नियत किया था। अब की बार मैं संवेग को ही नियत कर देता हूं, तो फिर देखता हूं कि जो द्रव्यमान होता है और जो वेग होता है इसके बीच में क्या रिलेशन आता है, ठीक है। देखो तो अब की बार मैंने क्या किया, दूसरी स्थिति में अब की बार मैंने m को नियत किया था, अब की बार मैं यहाँ पे p को नियत कर रहा हूं। तो फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, p बराबर mv, p बराबर mv। कितनी सिचुएशन बनेगी, दो। कितनी बनी यहाँ पे, दो। तो सबसे पहली बात क्या बना, मुझे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि p क्या है, नियतांक है। p क्या है, नियतांक है, जिसे अपने शब्दों में हम बोल सकते हैं क्या है, नियत है। सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान m1 है और उसका वेग क्या है, v1 है, ठीक है, एक जानकारी। दूसरी स्थिति में क्या है, तो दूसरी वस्तु उसका द्रव्यमान m2 है और उसका वेग क्या है, v2 है। नहीं समझ में आ रहा है, द्रव्यमान m1 है, वेग v1 है पहली स्थिति में, दूसरी द्रव्यमान m2 और वेग क्या है, v2 है। और हमें यह बोला जा रहा है कि जरा बताओ कि इसमें से द्रव्यमान और वेग में क्या संबंध है। सुनना, तो जब मैं इस वाली के लिए क्या निकालूंगा, संवेग, तो संवेग का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, P बराबर mv। अरे बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, P बराबर mv। तो अगर यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे आएगा m1, यहाँ v1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। बट P1 क्यों लिखा सर, अरे वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, P का मान क्या है, नियत है। तो अगर यहाँ पर P है तो यहाँ भी क्या होगा, P होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, P बराबर mv, P बराबर mv। यहाँ पे m2 है तो यहाँ पे m2, v2 है तो v2 आ जाएगा। नहीं समझ आया। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो बाबू, यहाँ पे m1 v1 p के बराबर है, यहाँ पे m2 v2 p के बराबर है। तो इसका मतलब जब दोनों p के बराबर हैं तो दोनों को मैं आपस में बराबर दिखा दूं। आ जाओ आ जाओ, देखो देखो देखो, मैंने दोनों क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। तो मैंने बोला m1 v1 बराबर m2 v2, m1 v1 बराबर m2 v2 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं mm मतलब मैं मास को एक तरफ कर रहा हूं, वेलोसिटी को एक तरफ कर रहा हूं। तो मैं ऐसा करूंगा कि हो जाएगा m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v2। देखो ये बटन जाके क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1। एक सेकेंड, यहां पे जब 1 आया है, जिस वस्तु का द्रव्यमान 1 है उस वस्तु का वेग v1 बटे में आया है, और जिसका वेग ऊपर उसका द्रव्यमान नीचे आया है। अरे भाई ये तो उल्टा वाला रिलेशन हो गया ना, जिसमें एक का मान बढ़ता है और एक का मान घटता है, एक का मान घटेगा तो एक का मान बढ़ेगा। बोले तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपर पैरा बोला, वो बनता है कुछ इस प्रकार का।
इसका नाम क्या होता है हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? आयताकार अति परवलय। क्या होता है? आयताकार अति परवलय होता है। या इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में रिक्टेंगुलर। क्या बोल सकते हैं? रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरपैराबोला बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई दूसरी कंडीशन। यहां पे ये m है और यहां पे इधर v है। तो अगर द्रव्यमान m और v में संबंध निकाला मैंने तो उल्टा आ रहा है। इसका मतलब कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। पीछे और जिसका वेग ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। एक सेकेंड फिर से देखो, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कम, ये हमको नियम बता रहा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कम। अच्छा, वेग कम हुआ तो यहां पे आ जाओ, वेग कम होगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं समझे? अब सुनिए, अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु का दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान कम है, एक का द्रव्यमान ज्यादा, और हमसे बोले कि जरा बताओ इसमें संवेग किसका ज्यादा होगा? उल्टा आएगा। अब जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग ज्यादा आएगा यहां से। ठीक है, इस लेसन से। चलो, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब आती है हमारे पास तीसरी सिचुएशन। तो तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पे बस एक बार मैं कैमरे को चेक कर लूं। कैमरा तो है नहीं, अपना ये महंगा वाला मोबाइल है, तो उसी को चेक करता हूं। ठीक है, कि सब कुछ आ रहा है कि नहीं फेस में। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है। चलो, तो आगे आ जाओ। आगे अब फिर से इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं। क्या? P बराबर mv। तो मैंने लिख दिया P बराबर mv लिख दिया। अच्छा, अब सुनना, एक बार मैंने m को नियत किया, एक बार मैंने p को नियत किया। अब की बार किसकी बारी आएगी? अब की बार v की बारी आएगी। तो अब की बार मैं वेलोसिटी को नियत कर देता हूं। तो अगर मैंने अब की बार क्या कर दिया, मैंने बोला v क्या है? नियत है। चलो, मैंने यह साइड में लिख दूं, दिख जाएगा। चलो, यहाँ v क्या है? नियत है। अगर v नियत है तो इसके बारे में बात करेंगे। अब सुनना, v नियत है, इसका मतलब कि p का मान अलग है और m का मान अलग है। तो मैंने बोला पहली स्थिति में उसका जो संवेग है वो है p1 और उसका द्रव्यमान कितना है? m1, बट उसका वेग कितना है? v है। कितना है? v है। यहां पे आ जाओ, मैंने बोला उसका संवेग कितना है? p2, उसका द्रव्यमान कितना है? m2 और वेग क्या है? v है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? वो तो मैंने पहले बोल दिया, v क्या है? नियत है। v क्या है? नियत है। अब v नियत होगा तो भाई दोनों में तो कॉमन बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहां फॉर्मूला बन जाएगा P1 बराबर M1V। P1 बराबर M1V। अगर मैं यहां से V का मान निकालूं, ज्यादा छोटा लिख रहा हूं क्या? मैं सोच रहा हूं आ जाए। हाँ, दिख तो जाएगा, बट थोड़ा सा आप लोग ना वो उत्तर लेंस लगा लेना, ठीक है भैया, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना जूम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास P1 बराबर M1V आ गया। अब यहाँ से अगर मैं V का मान निकालूं तो V बराबर, देखो भाई, M1 इसके साथ गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो हो जाएगा हमारे पास P1 बटा M1। P1 बटा M1 आ जाएगा। इतना समझ में आया? आगे आवा एमा आवा, देखा ई का होगा P2, तो P2 बराबर का हो जी M2V। P2 बराबर M2V, और यहां से भी क्या निकालना है? V का मान निकालना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे V का मान निकाला, ये हो जाएगा हमारे पास P2 अपन, देखो बटे में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो, जैसा मैंने यहां बोला कि ये पूरा समीकरण P के बराबर है, ये पूरा समीकरण P के बराबर, तो मैंने दोनों को बराबर दिखा दिया। सेम यहां पर भी ये पूरा समीकरण और ये पूरा समीकरण देखो V के बराबर है, तो इन दोनों को मैं बराबर दिखा सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया P1 बटा M1 बराबर P2 बटा M2। ठीक है, P1 बटा M1 बराबर P2 बटा M2। अब सुनो ध्यान से। अब मैं क्या करूं? PP को एक तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, MM को एक तरफ, VV को एक तरफ, वैसे मैं यहाँ पे करूं PP को एक तरफ और MM को एक तरफ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया P1, और इसको मैंने इधर कर दिया, उसको मैंने उधर भेज दिया, तो जगह P1 बटे, अब सॉरी, P1 बटे P2, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? M1 बटे M2। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो ना ध्यान से, हिया लिखा है ऊपर 1, तो यहाँ है 2। हिया लिखा 1 तो यहाँ का 2, लेकिन यहाँ पे लिखा 1 तो यूं क्या है? 1। इसका मतलब कि अगर जो P1 का मान है उसके समानुपाती है, भाई ऊपर तो लिखे ना, तो क्या होंगे? समानुपाती होंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, मतलब कि P और M के बीच में वो कैसा बनेगा? एक समान बनेगा। कैसा बनेगा? एक समान बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा संवेग से रिलेटेड मान।
तो हमको संवेग से रिलेटेड द्रव्यमान का मान पूछेगा तो इसके बेस बताना है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी, इसके बेस बताओगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो सकती है। तो हमको क्या बोला गया कि जो संवेग होगा वो मास के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कि अगर मास का मान ज्यादा संवेग का मान ज्यादा, और वेलोसिटी का मान ज्यादा संवेग द्रव्यमान का मान कम, ठीक है। तो ऐसी चीजें आने वाली हैं, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लें। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बात करेंगे नए नए टॉपिक के बारे में। और इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूटन का दूसरा नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मिलेंगे पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, आपके जो फ्रेंड सर्कल उन्हें बताइए कि क्लास 11 में क्लास 11 की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, और आपको वो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी जानकारी तो जो है मिलती रहेगी वीडियो में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।